वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अशाब्दिक संचार, जिसमें हम शारीरिक भाषा और पार्श्व भाषा का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अशाब्दिक संचार, जब संदेश को शब्दों के माध्यम से प्रेषित करते हैं तो उसको शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संचार बोलते हैं। और जब संदेश संकेत, चिन्ह या शारीरिक हाव भाव के माध्यम से प्रेषित करते हैं तो उसको अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संचार बोलते हैं। प्रारंभ में जब मानव सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, शब्द और भाषा की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय अपने संदेश के आदान प्रदान के लिए संकेत, चिन्ह के द्वारा संप्रेषण किया जाता था। आज जब 21वीं शताब्दी में मानवीय सभ्यता विकसित हो गई है तो सूचना संप्रेषण के अनेक आधुनिक साधन मानव सभ्यता ने विकसित कर लिए हैं। अशाब्दिक संचार में हम पहले देखते हैं दैहिक या शारीरिक भाषा का। दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा उसको बोलेंगे जो बॉडी लैंग्वेज, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। शारीरिक, शरीर के हाव भाव के, दृष्टि के माध्यम से, इशारों के माध्यम से जो हम संकेत करेंगे और जो संप्रेषण करेंगे, उससे ही हम शारीरिक भाषा कहते हैं। इसमें मानव शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उसके संचालन द्वारा संप्रेषण किया जाता है। इसमें आंतरिक भाव प्रकट होते हैं। भावना, विचार, चिंतन आदि शब्दों की तुलना में ये अधिक प्रभावशाली है। अशाब्दिक संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो है शारीरिक भाषा, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, होता है। शारीरिक भाषा या दैहिक भाषा से अभिप्राय शरीर के विभिन्न हिस्सों तथा भावनाओं के माध्यम से संदेश और सूचना संप्रेषण करने से। बॉडी लैंग्वेज आप भली भांति परिचित है, इशारों से या अपने हाव भाव से व्यक्त करना बॉडी लैंग्वेज में शामिल है। इसके अंतर्गत देखते हैं दैहिक, शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। मुख अभिव्यक्ति, चेहरे के एक्सप्रेशन को हाव भाव से जो आप व्यक्त करेंगे उसको मुख अभिव्यक्ति कहेंगे। दृष्टि संबंध, इसका संबंध आँख के माध्यम से आप भाव के माध्यम से पलक जो झपकाना बोलते हैं उसके माध्यम से, आँख से इशारे के माध्यम से आप ये जो संचार करते हैं इसको दृष्टि संबंध के माध्यम से कहेंगे। भाव भंगिमा के माध्यम से, इसमें थोड़ा सा अपना जो एक्सप्रेशन है, कहना चाहिए कि मनोभाव के संप्रेषण का ये महत्वपूर्ण माध्यम है। भंगिमा का अर्थ जैसे भुजा है, पैर है, हाथ है, बॉडी के विविध जो संचालन है आकृति रूप में प्रदर्शित करने से है। जैसे मेज पर आप मुट्ठी ठोक लेते हैं, है ना, दो उंगली को जैसे वी आकार का आप इशारा करते हैं, एक हाथ सामने को हिलाना, या फिर क्रोध, या फिर उसमें कुछ अलग ही एक्सप्रेशन करेंगे तो इसको भाव भंगिमा कहेंगे। सिर, शरीर, आकृति और मुद्रा, शरीर संचालन का महत्वपूर्ण तरीका शरीर का जो आकृति है, मुद्रा है, ये होता है। सिर की स्थिति तथा शरीर जो आकृति मनोभाव का संप्रेषण करती है। उसके बाद देखते हैं दिखावट जो है। दिखावट का अर्थ है जो कपड़े का पहनावा हो सकता है, बातों का ढंग, जो सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण आदि के द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करने को ढंग कहते हैं। तो सामान्यतः कहा जाता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा व्यक्ति के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल प्रेषित करती है। मतलब कपड़े के पहनावे से आप उसके जो बाहरी व्यक्तित्व के माध्यम से आप उसके अंदर के व्यक्ति की एक झलक आप ले सकते हैं। तो जो दिखावट, जो वेशभूषा है, वो भी एक संचार का, शारीरिक भाषा का एक प्रकार में शामिल है। तो ये 5 पॉइंट है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज के जो प्रकार है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं शारीरिक भाषा जो है, बॉडी लैंग्वेज के क्या लाभ होते हैं। पहला है संबंध सृजन का लाभ होता है। मुख अभिव्यक्ति, दृष्टि संबंध या भंगिमा जैसे नवीन संबंधों के सृजन और पूर्व संबंधों में स्थायित्व प्रदान करता है। इसके द्वारा उत्सुकता, गर्मजोशी, अभिवादन और अभिवादन के जो प्रत्युत्तर के भाव प्रभावी ढंग से संप्रेषित करके संबंध को जो निकटता प्रदान की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है भावना युक्त। जो बॉडी लैंग्वेज के जो प्रकार है उसके माध्यम से आंतरिक भावना है उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। जैसे संवेदना है, सहानुभूति है, प्रेरणा है, उल्लास है, हर्ष है। और इसका जो अशाब्दिक संप्रेषण है सहज रूप से दूसरों को कर सकते हैं।
साथ ही दूसरों के मनोभाव की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक संचालन जो है संप्रेषण प्रक्रिया में भावनाओं का मिश्रण करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है परिपूरक। मूलतः जो शारीरिक संचालन है मौखिक संप्रेषण को परिपूर्ण और प्रभावी बनाता है। मुख्य अभिव्यक्ति और भंगिमा के अभाव में मौखिक संप्रेषण जो है नीरस होता है, बेजान होता है, अप्रभावी होता है। तो मौखिक संप्रेषण में भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शारीरिक संचालन द्वारा संप्रेषण देखने व सुनने वाले पर मानसिक प्रभाव डालता है। जो भंगिमा है, भाव भंगिमा है, जो शरीर की मुद्रा है, दृष्टि संबंध है, मुख की जो अभिव्यक्ति है, जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, इसके द्वारा जो संप्रेषण जो उसके श्रोता हैं संचार के, उसके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ वातावरण का निर्माण। आत्मविश्वास से परिपूर्ण जब मुख्य उल्लासपूर्ण भाव भंगिमा और जो मुख्य अभिव्यक्ति है गहन दृष्टि रखती जो आंखें कहना चाहिए, तो ये साफ और स्पष्ट प्रकटन के कार्य को वातावरण को तीव्र गति प्रदान करते हैं और एक साफ सुथरा सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं। अंतर्निहित भाषा का अर्थ समझने में सुविधा। संदेश में अंतर्निहित अर्थ को मुख्य अभिव्यक्ति भंगिमा, भाव भंगिमा और दृष्टि संबंध द्वारा स्पष्ट बोध एवं ज्ञान कराया जा सकता है, क्योंकि जो चेहरे के एक्सप्रेशन है, जो इसकी भाव भंगिमा है, दूसरों को स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज के लाभ हैं। इसके अलावा इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे भ्रामक व्याख्या। कभी कभी हो सकता है बॉडी लैंग्वेज द्वारा कोई भ्रामक एक्सप्रेशन हो सकता है, जो लिखित मौखिक शब्दों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए इसलिए। दूसरा है साक्ष्य रहित। साक्ष्य रहित दैहिक भाषा की अल्प अवधि की प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। इसका कोई साक्ष्य नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता। विभिन्न सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि में मुख्य अभिव्यक्ति जो है, चेहरे का एक्सप्रेशन जो है और भाव भंगिमा दृष्टि संबंध के अलग अलग अर्थ होते हैं। अतः बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाज में इसका जो अलग अलग इसका अर्थ होते हैं, तो इसलिए सावधानी पूर्वक इसका उपयोग किया जाना चाहिए। भीड़ में अधिक प्रभावी नहीं। आमने सामने या छोटी संख्या में उपस्थिति है तो बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रभावी होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या है या भीड़ है तो वहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज है, चेहरे के एक्सप्रेशन है, भाव भंगिमा है, दृष्टि के संबंध में जो संचार है, तो ये उतना प्रभावी नहीं होगा। ये इसकी कुछ सीमाएं में शामिल है। इसके बाद हम अगला देखते हैं पार्श्व भाषा। पार्श्व भाषा क्या चीज़ है? पार्श्व भाषा जो पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें उसको अंग्रेजी में पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। पैरा लैंग्वेज में जो पैरा है उसका अर्थ होता है समान और लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा, अर्थात जो स्वयं में भाषा तो नहीं है पर भाषा के समान है। हिंदी में इसे ही पार्श्व भाषा या प्रभाषा भी कहते हैं। भाषा प्रतिरूप या पार्श्व भाषा में एक व्यक्ति किस प्रकार से कहता है, अर्थात उसकी अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में व्यक्ति किस प्रकार से अपने विचार अभिव्यक्त करता है, उसका क्रमशः अध्ययन शामिल होता है। पार्श्व भाषा उन ध्वनि या स्वरों से बनती है जो अक्षर नहीं होती है, इसलिए शब्दों का उच्चारण करने में इनका उपयोग नहीं होता है। प्रभाषा या पार्श्व भाषा का उपयोग प्रायः ही दो शब्दों के बीच में या वाक्य के आरंभ में होता है। कभी कभी इसकी स्थिति एक शब्द या पूरे वाक्य में हो सकती है। तो पार्श्व भाषा जो भाषा तो नहीं है लेकिन भाषा के समान है। अशाब्दिक संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। पार्श्व भाषा, जिसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, मौखिक संप्रेषण की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाती है। मौखिक संप्रेषण में शब्द होते हैं, जबकि पार्श्व भाषा क्या है, अशाब्दिक होती है। मौखिक संप्रेषण शब्द के माध्यम को से क्या कहते हैं का बोध होता है, जबकि पार्श्व भाषा किस प्रकार कहते हैं का अशाब्दिक संप्रेषण है। इसमें हम देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पार्श्व भाषा के जो लाभ हैं, पहला है मौखिक संप्रेषण को आकर्षित बनाना या मौखिक संप्रेषण से जो अंतर संबंधित है उससे। पार्श्व भाषा के लाभ में पहला पॉइंट मौखिक संप्रेषण से अंतर संबंधित। पार्श्व भाषा जो है
एवं जो मौखिक संप्रेषण है एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मौखिक संप्रेषण का शाब्दिक प्रेषण उसको कहते हैं, जबकि पारस भाषा में अशाब्दिक रूप से व्यक्त करते हैं। जैसे मौखिक संप्रेषण उसमें क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए और उसको किस प्रकार कहना है, ये पारस भाषा में शामिल है। इसके बाद है वक्ता की पृष्ठभूमि की पहचान। पारस भाषा के आधार पर वक्ता के जो शैक्षिक लिंग है, सामाजिक वर्ण है, व्यवसाय है, क्षेत्रीय राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, आयु, व्यक्तित्व की पहचान आसानी से की जा सकती है। साथ साथ उसकी जो मनोदशा है, प्रसन्नता, उल्लास और अंतर्मुखी बाह्यमुखी स्वभाव का बोध आसानी से हो सकता है। उसके बाद है भाषा प्रवाह। पारस भाषा मौखिक संप्रेषण में भाषा को प्रवाह और वाणी को जीवन प्रदान करती है। न्यायपूर्ण, अप्रवाही उच्चारण, तर्कपूर्ण अल्प विराम या विश्राम द्वारा भाषा के प्रवाह को उत्पन्न करता है। श्रोताओं को आकर्षण। मौखिक शाब्दिक संप्रेषण बिना उचित पारस भाषा के नीरस और खींच भरा हो सकता है। पारस भाषा तथा मौखिक शाब्दिक संप्रेषण का अनुकूलतम जो संयोग है वो श्रोता को आकर्षण प्रदान कर उनको एकाग्रचित होकर सुनने के लिए स्वतः स्फूर्त करता है, उनको आकर्षित करता है। मौखिक संप्रेषण का पूर्ण प्रभाव। आवाज एवं स्वर का उतार चढ़ाव, तर्कपूर्ण जो शब्द दाब है, अवसरानुकूल जो विश्राम है, अप्रवाही शब्दों का न्याय संगत प्रयोग, ये और जो स्वर और व्यंजन का सही उच्चारण है, इसके द्वारा मौखिक संप्रेषण प्रवाह गुणवत्ता आकर्षक और सृजनात्मक बनाते हैं। तो ये पारस भाषा के लाभ हैं। इसके बाद हम देखते हैं पारस भाषा की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। यह जो है अपूर्ण है। पारस भाषा की उपयोगिता मौखिक संप्रेषण द्वारा ही स्पष्ट होती है। तो यह अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। एक रूपता का अभाव। पारस भाषा में जो सर्वव्यापकता और सर्व स्वीकृति नहीं होती है, तो एक रूपता का इसमें अभाव होता है। विभिन्न जो परिवेश और विभिन्न भाषाओं में एक रूपता नहीं होती है। मिश्रित संकेत। भाषा के संकेतों का अर्थ और पारस भाषा के संकेतों के अर्थ में समानता होनी चाहिए। यदि पारस भाषा के संकेत और भाषा के शब्दों में अगर कोई अंतर है तो संप्रेषण क्या है, मिश्रित हो जाता है। तो ये पारस भाषा की सीमाएं हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। पारस भाषा में जो जैसे आवाज़ के संबंध में कहें तो स्वर का जो उतार चढ़ाव है, बोलने की जो गति है, उसका जो प्रवाह है, अल्प विराम या जो हम लोग रुक के जो बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें पारस भाषा में शामिल है। जो भाषा तो नहीं है लेकिन मौखिक संप्रेषण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।